लंबा भी होता है। वो रोल प्ले करता है और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने की है। जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के हवाले से यू नो ये सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन, क्यों सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी सेल का बना हुआ नहीं है, किसी भी केमिकल का नहीं बना हुआ है। यकीनन ये सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन होगा। ना इसके अंदर कोई केमिकल है, ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, ना कोई सेल है स्ट्रक्चर का बना हुआ है, तो हम कहेंगे दैट इज वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन। ओनली एक कैविटी है जो फ्लूइड से भरी हुई है, और वो कैविटी जो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम हो रही है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, नो हार्ड स्ट्रक्चर, कोई इसमें हार्ड स्ट्रक्चर नहीं। कहाँ पे ये ऐसे स्केलेटन पाए जाते हैं, किन एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्रेमिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आपने याद करना है। क्रेमिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किन एनिमल्स में पाया जाता है, ये जो अब हमारे टेक्स्ट बुक में जहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये सारे एग्जाम्पल एक जगह पे नहीं है, क्योंकि आगे जो जेट प्रोपल्शन मेथड है लोकोमोशन का, जो जेली फिश के अंदर ऑब्जर्व होता है, जेली फिश के एक दो पेज आप आगे जाएंगे आखिर में लोकोमोशन एंड एनिमल्स है, तो उसमें जेली फिश का एग्जाम्पल है। उस तो कलेक्टिवली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है सॉफ्ट बॉडी जो एनिमल्स है? मोलस्कस, नाइडेरियंस, हेलमेंथस, एनालिड्स, जेलीफिश। जैसे आपको पता है नाइडेरियन एक एनिमल है, फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक है। ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का से ताल्लुक है। किन किन बुक्स में इकाइनोड्रम्स है, उनके हवाले से भी लिखा गया है। इकाइनोड्रम्स के अंदर जो हमसे एग्जाम्पल है, किन किन के अंदर ये ऐसा स्केलेटन ऑब्जर्व होता है, तो हमें इनके एग्जाम्पल वाइज याद करेंगे। बुक की पॉइंट है, बुक की एग्जाम्पल है, इनको हम देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप की ये एक स्केलेटन की टाइप है, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, दो तीन पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे हम यहाँ स्टडी करें ग्रुप्स के अंदर हम आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल फिलहाल जो आप इनको समझे, ठीक है ना, कि प्रोसेस वगैरह क्या है। तो एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर है, जैसे अर्थवर्म का। जैसे ओवरऑल अर्थवर्म, इसकी बॉडी को अगर हम इसका सेक्शन करेंगे तो हमें अर्थवर्म कैसा नजर आएगा। तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक ड्रा की जनरल इलस्ट्रेशन, जैसे अर्थवर्म को हम सेक्शन करेंगे तो ये अर्थवर्म कैसा हमें नजर आएगा। तो सेंटर के अंदर आपको पता है कि गट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और बाहर जो है यकीनन एक इसकी बॉडी वाले जिसके अंदर दो किस्म की मसल्स है। बीच वाला ये जो स्पेस है, ये स्पेस कौन सा स्पेस होगा? यकीनन इस स्पेस को हम कहते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करेगा। यही फ्लूइड फिल्ड स्पेस एक्ट्स एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि अर्थवर्म के अंदर होता किस तरह के पैटर्न का। जैसे ये गट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये बॉडी वाल है जिसके अंदर दो किस्म की मसल्स है, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और दूसरी सर्कुलर मसल्स है। गट और बॉडी वाल के दरमियान जो स्पेस है, ये फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स ऐसे मौजूद है, स्पेस मौजूद है, जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है। और यू नो वेरी वेल ये जो किस क्लास से ताल्लुक रखता है फाइलम एनालिडा के अंदर? ओलिगोकीटा, पोली नहीं, ओलिगोकीटा क्लास से। ठीक है, एसटीबी फर्स्ट ईयर का बुक है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा है, उसके अंदर एक ओलिगोकीटा क्लास है, एक ओलिगोकीटा क्लास है। ओलिगोकीटा क्लास से इस अर्थवर्म का ताल्लुक होता है, तो यकीनन इसके अंदर जो सीटी होंगी या कीटी, जिनको हम कहते हैं सीटी या कीटी कहते हैं, जो ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तादाद थोड़ी होती है, तो हम उन्हें कहते हैं ओलिगोकीटा क्लास।
अगर सीटी की तादाद ज्यादा होती है तो क्लास होती है पोली कीटर, पोली को कीटा पोली कीटर। तो सीटी भी मौजूद है, आगे हम पढ़ेंगे सीटी का भी एक रोल होता है अर्थवर्म की लोकोमोशन में। आगे जो लोकोमोशन एंड एनिमल्स है उस सेक्शन के अंदर भी इसका जिक्र है, और यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि हाउ किस तरह से जो सीटी या कीटी होती है जो लोकोमोशन में हेल्प दे रही है। तो ओवरऑल आप जैसे देखिए अर्थवर्म के अंदर जब लोकोमोशन ऑब्जर्व होगी तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, प्लस में सीटी या कीटी। सीटी या कीटी इनका काम होता है ग्रिप रखना किसी भी सबस्ट्रेटम या सॉइल के साथ, उसको मजबूती से पकड़ना ताकि अगर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल हो रही है तो कोई पार्ट जैसे इलांगेट आसानी से भी हो और न्यू लोकेशन तक जाए। उसकी इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अर्थवर्म की जो बॉडी है उसके अंदर क्या अरेंजमेंट। अगेन एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सर्कुलर मसल किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल किसे कहते हैं। जैसे ये गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेंटर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट है, एक एंड पे माउथ हुआ और दूसरे एंड पे माउथ हुआ, दूसरे एंड पे एनस हुआ, गट है। और ये है बॉडी वाल, और बॉडी वाल के अंदर क्या होता है, दो किस्म की मसल्स है। जैसे आप यकीनन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल्स होंगे तो उनका पैटर्न किस पैटर्न में होगा, ये सर्कुलर मसल्स। ठीक है, दो सेट होते हैं बॉडी वाल के अंदर मसल्स के, एक होंगे सर्कुलर मसल्स और दूसरे होंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और देन जो है इसी बॉडी वाल के साथ जो सीटी और ईटी होते हैं, पैरापोडिया सीटी और ईटी जो आपने पढ़ा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस पैटर्न के तहत इनकी अरेंजमेंट अर्थवर्म के अंदर सेंटर में गट, बाहर बॉडी वाल के अंदर दो किस्म की मसल, एक होती है सर्कुलर, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। अब हम देखेंगे हाउ किस तरह से इनकी जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है अर्थवर्म के अंदर, ये किस तरह से इन मसल्स की अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे आपको पता है फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की हम जो फीचर देख रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी मौजूद है, लिक्विड या फ्लूइड से भरा हुआ है। इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और दूसरी है सर्कुलर मसल्स। अल्टरनेटिवली इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। एक एंड पे जैसे आप देख रहे हैं इस पार्ट के अंदर क्या है, जैसे इलांगेट हो रहा है, अर्थवर्म का ये पार्ट इलांगेट हो रहा है। क्यों इलांगेट हुआ है, ये पार्ट इलांगेट है, ये इलांगेट नहीं है। ये इलांगेट हुआ है यानी लेंथन हुआ है, इसकी साइज में इंक्रीज हुई है बॉडी की। वाई, क्यों, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल बॉडी लेंथन्स और एलोंगेट्स। सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में लेंथन या एलोंगेशन होती है, साइज में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड थी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, बलून का एग्जांपल लिया था, और वहां पे हमने हाथ से प्रेस किया था तो वाटर कहाँ चला गया था, दूसरे साइड पे चला गया। तो इसी तरह से जब सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, वाटर आगे चला गया, वो पार्ट क्या होगा, वो उधर थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, और शार्ट भी होता है। ये क्यों होता है, उस वक्त क्या होता है सर, उस वक्त क्या होता है, देन जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उसके बाद इन्हीं में जैसे यकीनन नेक्स्ट फेज के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो थोड़ा सा पार्ट थिक हो जाएगा और शार्ट हो जाएगा। एक पूरी इलस्ट्रेशन है जिसमें हम अर्थवर्म की पूरी जो लोकोमोशन की जो पैटर्न है उसको हम सीखते हैं स्टेप वाइज की किस तरह से लोकोमोशन इन अर्थवर्म होती है। तो सबसे आप पहले देखिए नंबर 1 स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स elongates द सेगमेंट्स पुशिंग देम फॉरवर्ड। जैसे ये जो पार्ट है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, इस पार्ट की जो सर्कुलर मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, फ्लूइड कहाँ चली गई, फ्लूइड बैक साइड इस तरफ चली गई, और ये पार्ट इसमें क्या हुआ, इलांगेशन हुई है। यकीनन ये पार्ट जो थोड़ा सा आगे मूव करेगा क्योंकि इसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई है पार्ट ये इलांगेट हुआ है। उस वक्त जो ब्रिस्टल और सीटी जिन्हें हम कीटी कहते हैं, वो कीटी या सीटी उनका वो क्या काम होगा, उनका काम होगा इस जगह पे जैसे सॉइल को मजबूती से पकड़ना ताकि इस जगह पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो पार्ट इलांगेट हो। अगर ये जिस तरह से यहाँ पे जो है एनकरेज का काम, फिक्सिंग का काम, ग्रिप का काम ये ना होता तो इसकी इलांगेशन नहीं होती। यकीनन ये पार्ट जैसे
इस जगह तक ये फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद इस पार्ट के अंदर जैसे कॉन्ट्रेक्शन हुई है तो देन ये इलांगेशन हुई है। तो सीटी या कीटी का काम होता है ग्रिप रखना, सॉइल के साथ उसको मजबूती से पकड़ना ताकि मसल्स ये प्रॉपर अपना वर्क करें, और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से अर्थवर्म के अंदर एलांगेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टन सेगमेंट एंड पुलिंग द ट्रेलिंग सेगमेंट्स फॉरवर्ड। तो यही रीजन था, इसी रीजन के अंदर पहले जो सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रेक्शन हुई, इसी रीजन के अंदर देन क्या हुआ, इसी रीजन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होगी। तो अब आप इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करें, जब सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हुई है ये नैरो थिन इलांगेट हुआ है, और इसी पार्ट के अंदर जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हुई है तो क्या हुआ, ये जो शार्ट और दोबारा से थिक हो गया, यानी लोकेशन चेंज होगी, जगह चेंज होगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्शन होगी, अर्थवर्म आगे भी हुआ। इसके बाद क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर जैसे ये इलांगेशन होगी, देन दूसरे सेक्शन में इसी तरह से सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अल्टरनेटली कांटेक्ट होते जाएंगे और अर्थवर्म आगे बढ़ता जाएगा। अंदर क्या मौजूद था, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद था, जिसकी वजह से ये उसने जो सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन की, फ्लूइड एक तरफ चली गई और वो इलांगेट हुआ। अगर ये जिस तरह से फ्लूइड ना होती तो यकीनन हम कहते हैं कि इसकी जो इस तरह की जो लोकोमोशन है वो भी ऑब्जर्व नहीं हो पाती, उसको जो थोड़ा सा रखना होता है, बॉडी को मेंटेन रखना होता है, इसकी शेप वगैरह को, ताकि फ्लूइड भी अंदर प्रेजेंट हो। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, यही स्केलेटन नाइजीरियंस के अंदर भी ऑब्जर्व होता है, यही स्केलेटन जो है लाइक मोलस्क स्नेल वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ऑब्जर्व होता है। उनकी भी हम एक एग्जांपल लेंगे, बट पहले हम एसटीबीटी पॉइंट्स को अभी जो हमने डिस्कस किया इनको देखते हैं। ये एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी ऑफ सच एनिमल्स कौन से, जो वर्म लाइक एनिमल, अक्सर जो हमने एग्जांपल लिया है जैसे वर्म्स हैं, जितने भी ये सॉफ्ट बॉडी वर्म्स उनके अंदर पाया जाता है। कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, बलून फिल्ड विद वाटर, इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को बलून फिल्ड विद वाटर उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद किस तरह से वर्क करता है, when one end of the balloon is squeezed, squeeze की मीनिंग उसको जैसे हम प्रेस करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अर्थवर्म को देखा था, एक एंड में जब सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो वो पार्ट इलांगेट हुआ था। वन एंड ऑफ द बलून उसके अंदर स्क्वीज होता है तो क्या होता है, balloon becomes rigid and capable of supporting itself against the force of gravity। और फिक्सिंग का उस वक्त साथ साथ में कौन काम कर रहा था, सीटी या टीटी कर रहा था, ताकि उसमें जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सर्कुलर मसल की और वो पार्ट इलांगेट हो। उसके बाद देन जो है नेक्स्ट फ्लूइड फिल्ड कैविटी सराउंडेड बाय लेयर्स, कौन से मसल्स के लिए है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के लिए है जो आपने पढ़े। सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, दोनों क्वेश्चन आगे रिपीट भी होंगे अर्थवर्म के सेक्शन के अंदर, दो बार इसकी जो है डिस्कशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट में ये सवाल आते रहते हैं कि अगर अर्थवर्म के अंदर सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा। आप यहीं पे इसी जगह पे भी आप इसको अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, अर्थवर्म की बॉडी इलांगेट होती है तो उसमें कौन सी मसल्स का रोल या किरदार होता है, ठीक है। तो ये इसको आप नोट करेंगे, चाहे इस पैटर्न में चाहे उस पैटर्न में, दोनों पैटर्न में ये सवाल क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट करें, अंडरलाइन करें, और फिर जब सवाल आए तो आप फौरन आप लिख पाएं। इन इलस्ट्रेशन का मकसद होता है, एक लर्निंग होती है जिसका नेम होता है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सवाल आ गया इसमें और आप बुक की पैरा पता नहीं कितनी आपको याद हो या ना हो, एटलीस्ट जो ऐसी विजुअल्स आपके जहन में हो तो यकीनन आप फौरन क्लिक करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा, फौरन क्लिक करेंगे जवाब मिलेगा। विजुअल लर्निंग का मकसद ये होता है। थोड़ा सा हम आपको जैसे छोटे छोटे टॉपिक है उनपे टाइम दे रहे हैं, ताकि कभी कभार ये आप इन लोग टाइम आप नहीं देते, ये क्या करेंगे हम अर्थवर्म को पढ़ के, हम ह्यूमन काइंड स्केलेटन पढ़ते हैं, उसमें सवाल आते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट से ये गलती होती है, ऐसे छोटे टॉपिक्स पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो विजुअल्स मौजूद है आपके जहन में तो आगे आपको ये बिल्कुल काम देंगे। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जैसे नाइजीरियंस होते हैं उनके अंदर भी जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, नाइजीरियन की बॉडी आप
स्टूडेंट्स को याद होगी कि ये डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं, यू नो वेरी वेल कि डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है। जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल है, जो पोलिप फॉर्म होता है, आपको पता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, और उनके यहाँ एक ओनली वन ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड माउथ होता है। माउथ के जरिए वाटर एंटर होता है और माउथ के जरिए वाटर बाहर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो बॉडी वॉल है, इसमें मसल फाइबर भी होगी, और कैविटी का नेम होता है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोम। तो ये वाटर फील्ड होती है, और बॉडी वॉल है, इसमें मसल्स भी है। तो जैसे वाटर अंदर आएगा तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज ए टेंटिकल्स एक्सपेंडेड फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे वाटर आएगा तो ये जाहिर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भर गई, और टेंटिकल्स भी इस तरह से, टेंटिकल्स भी एक्सपेंड होंगे, टेंटिकल्स ऐसे एक्सपेंड होंगे। उस वक्त जो है गैस्ट्रो, जैसे पानी अंदर आता है तो यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भर गई है, ये रिलैक्स स्टेट में आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है। ठीक है, और इस वक्त जैसे जस्ट आप जैसे कहें ना कि एक बोरी वगैरह उसके अंदर कोई चीज आप डाल रहे हैं, या एक कंटेनर या एक बलून है उसके अंदर जस्ट आपको वाटर फिल कर रहे हैं ना, तो जाहिर है वो रिलैक्स हो रही है। देन उसी को जब आप प्रेस करेंगे तो वो चीज बाहर जाएगी, यकीनन ऐसे होता है। तो इसी तरह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जब खाली होती है, खाली कब, जब ये मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वाटर बाहर जाएगा, और टेंट्रिकल्स एंड बॉडी वॉल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल जैसे जेलीफिश के अंदर हम लेते हैं, जेट प्रोपल्शन मेथड होता है। जेट प्रोपल्शन मेथड के अंदर भी यही है कि जैसे ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाटर से भर भर जाती है पहले, तो ये जो एक्सपेंड हो जाती है, जब इनकी बॉडी वॉल के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वाटर फोर्सफुली बाहर आता है और इसको एक झटका लगता है, और ऊपर की तरफ जैसे फ्लोट करती है जेलीफिश। जेट प्रोपल्शन मेथड होता है। तो इस जेट प्रोपल्शन मेथड, ये भी हमारे बुक में जो आगे लोकोमोशन जेलीफिश है उसमें पॉइंट्स मौजूद है, टेंटिकल्स और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के हवाले से। जैसे आप वेरी सिंपल है, जब ये रिलैक्स है, पानी अंदर आया है, तो इसके अंदर आपको ऐसी बॉडी नजर आई, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो वाटर भी बाहर गया और टेंटिकल्स भी जैसे नैरो हो गए। तो इस तरह से जो है ये नाइडेरियंस के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्क करता है। नाइडेरियंस के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्क, मोलस्क्स होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्क करता है। मोलस्क्स होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्क करता है। जैसे अभी हमने ये जो जेलीफिश का जो जेट प्रोपल्शन इफेक्ट पढ़ा था, जैसे ये टेंटिकल्स जो है डाउनवर्ड है, और इसी तरह से जो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी इस बेल के अंदर, तो रिजल्ट क्या होगी, उसको एक थ्रस्ट या धक्का लगे, धक्का लगता है। लेकिन इस दोनों के अंदर जो फर्क नजर आ रहा है, ये रिलैक्स है, ये पानी से भरा हुआ है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, देखो फोर्स कॉन्ट्रैक्शन की, जब ये फोर्स कॉन्ट्रैक्शन की है तो वाटर जैसे यहाँ से जो है एरोस आपको नजर आ रहा है, ये माउथ के जरिए बाहर आ रहा है और इसको धक्का लगता है, और जेलीफिश जो है एक प्रोपेल करती है एक फ्लोटिंग मैनर में, जो इसकी मूवमेंट होती है उससे कहते हैं जेट प्रोपल्शन कहते हैं। ठीक है ना, जेलीफिश का एग्जाम्पल। जो मोलस्क्स होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। आज हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से डिस्कस करें बिकॉज इसका रिलेशनशिप आगे लोकोमोशन जेट प्रोपल्शन मेथड है उसके साथ भी मौजूद है। तो जो जैसे ये एक मोलस्क है, कोई नेम बताएंगे इस एनिमल का? जाइंट स्क्विड है, जाइंट स्क्विड वेरी फास्ट जो स्विमर है, पानी के अंदर वेरी फास्ट स्विमर है। तो इसमें आप जैसे देखें जेट डायरेक्शन, जेट का डायरेक्शन और स्क्विड की लोकोमोशन का डायरेक्शन। तो इनके अंदर क्या होता है, पहले वाटर जो अंदर आता है बॉडी के अंदर, फिर जो क्या होता है एक ओपनिंग होता है उसके जरिए जैसे ये जेट यहाँ से निकलता है, और जो है इसकी जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, इसी की अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड जो वेरी फास्ट जो स्विम करता है वाटर के अंदर। तो अंदर भी इनके यहाँ क्या हुआ, वाटर फिल्ड स्पेस हुआ, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, वाटर बाहर गया, और ये इसको जो है धक्का लगता है। ये जो इस तरह से स्कड होते हैं उनके अंदर भी ऐसा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। स्कड के अलावा एक और एनिमल जैसे स्नेल होते हैं उनके अंदर भी ऐसा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। स्नेल के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। Pressure applied to the cavity causes the shape changes and contraction to the cavity and the movement. तो स्नेल होते हैं, ये जो बरोज होते हैं उनके अंदर जैसे बरोज बनाते हैं, बॉडी को नैरो भी करते हैं,
और इनकी जो लाइक वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है, लोकोमोशन इसके जरिए होती है, पर अपनी बॉडी को नैरो करना, मूव करना, ट्यूब्स बनाना, तो उसके लिए जो यकीनन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा तो ये इनकी लोकोमोशन होगी, अदरवाइज लोकोमोशन नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। सीलोम दैट इज मच लाइक अ वाटर फिल्ड बलून, इनका जो सीलोम होगा वो वाटर फिल्ड, जैसे हमने अर्थवर्म के अंदर जो है कौन सी कैविटी जो थी बॉडी वॉल और गट के दरमियान थी वो वाटर से भरी हुई थी, इनका जो सीलोम जो होगा वो वाटर से भरा होगा, और देन क्या होगा, प्रेशर जब उस पर अप्लाई होगा तो उसकी शेप वगैरह में चेंज होती है। तो हमने क्या सीखा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वर्म्स में और मोलस्कस होते हैं उनके अंदर भी, नाइजीरियंस के अंदर किस तरह से जो है लाइक हेल्प देते हैं लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, अब बुक की पॉइंट्स है बुक, तो उसमें जैसे वेरी सिंपल जो बुक की पॉइंट्स है जो अर्थवर्म के हवाले से स्पेशली हमने नोट की थी, कौन सी अर्थवर्म के हवाले से जो एसटीडी की पॉइंट्स है। हाइड्रोस्टेटिक अर्थवर्म के अंदर फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है सराउंडेड बाय मसल्स है, कौन सी मसल्स है? एक सर्कुलर मसल्स है और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था, जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बॉडी इलांगेट होती है, इलांगेट होती है और स्टिफ होती है, वो पार्ट स्टिफ हो जाता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल उसी रीजन के अंदर, तो फिर क्या होता है, वो शार्ट होती है और थिक हो जाती है। और इसकी प्रोसेस में और कौन सी चीज जो है हेल्प देती है, सीटी और टीटी, उनका काम क्या होता है? एंकर द सॉइल। इस तरह से हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि शेप और मूवमेंट प्रोवाइड करने में मदद देते हैं, शेप और मूवमेंट, शेप और मूवमेंट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की फीचर्स में ही शामिल। नोट करेंगे शेप और मूवमेंट, शेप भी बरकरार रखते हैं और मूवमेंट में भी असिस्ट देते हैं, मदद देते हैं, हेल्प देते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक स्केलेटन की तरफ आते हैं, पर उसके बावजूद भी जैसे थोड़ा सा जेट प्रोपल्शन का इफेक्ट भी आगे हमारे बुक में है। इट हेल्प्स इन सर्टेन एनिमल्स इन एक्सटेंशन एंड विथड्रॉल ऑफ द बॉडीज एंड टेंटिकल्स। कौन से एनिमल्स होंगे? नाइजीरियन से अभी हमने पढ़ा, टेंटिकल्स कहाँ भी होते हैं? टेंटिकल्स से, टेंटिकल्स जैसे, और देन जो छोटे हो गए, बॉडी कैविटी एक्सपेंड होगी, टेंटिकल भी एक्सपेंड हुई, देन छोटे हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था नाइजीरियंस के अंदर, जेलीफिश के अंदर बॉडीज एंड टेंटिकल्स, उनका विथड्रॉल आ रहे, उनकी एक्सटेंशन विथड्रॉल। एक्सटेंशन जब वाटर अंदर आया, विथड्रॉल वो छोटे हो गए थे। उसमें भी किसका रोल है? उसमें भी इंडिया हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसी तरह से जेट प्रोपल्शन इफेक्ट है, जेट प्रोपल्शन इफेक्ट जो किसमें ऑब्जर्व होती है? जेलीफिश के अंदर, ऑक्टोपस में। कहाँ लिखा हुआ? जो आखिरी जो लोकोमोशन वाली हेडिंग है उसके अंदर ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि जेट प्रोपल्शन इफेक्ट किन किन एनिमल्स में ऑब्जर्व होता है? जेलीफिश में भी और ऑक्टोपस, जो अभी हमने पढ़ा था ऑक्टोपस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह, जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस इस डायरेक्शन में। स्नेल के अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जेलीफिश के अंदर इनके भी जैसे टेंटिकल्स होते हैं, विथड्रॉल और एक्सटेंशन, ये सब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह से ही सब कुछ होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह, ये सब बुक की पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स होती है कि ऐसा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किन किन जगहों पे है, क्या उसका रोल होता है, ये आप इनको याद करेंगे। क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस में क्रेमिंग का थोड़ा सा ज्यादा काम है, क्रेमिंग का थोड़ा सा ज्यादा काम है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का अगर रिव्यू, तो काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट किसी टॉपिक में चलते हैं। ये सारी चीजें जैसे रिव्यू के हवाले से, तो जैसे सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन है, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे नाइजीरियंस, हेलमेंथ्स, एनालिड्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, जेटफिश में पाए जाते हैं। है क्या? फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस होता है, बलून की तरह वर्क करता है, कि वाटर से फिल्ड बलून हो इस तरह से। और बलून का जैसे एक एंड को हम जैसे स्क्वीज और प्रेस करते हैं तो वो इलांगेट हो जाता है। ठीक है, इलांगेट हो जाता है और सपोर्ट दे सकता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जैसे अर्थवर्म की होती है तो उसके अंदर सराउंडेड बाय टू टाइप्स ऑफ मसल्स, उनका जिक्र अर्थवर्म के अंदर जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सीटी, इन सब का रोल होगा तो लोकोमोशन होती है। स्नेल, जेलीफिश, इनकी जैसे टेंटिकल्स के एक्सटेंशन, विथड्रॉल, वो सब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह से। अब हम आते हैं एक्सोस्केलेटन की तरफ आते हैं। एक्सोस्केलेटन की तरफ आते हैं। एक्सोस्केलेटन हम उसे कहते हैं
जो बॉडी से बाहर हो, दैट लाइज आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर हो, जिसको हम देख भी सके, टच भी कर सके, और ऐसा स्केलेटन जो अक्सर नॉन लिविंग इन नेचर होता है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है। जैसे हार्ड होता है एक्सोस्केलेटन, जैसे आपको याद होगा हमने कल भी शायद एग्जांपल दिया था, मोलस्कस के अंदर शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं, कंपोस्ट ऑफ केमिकल कंपोस्ट ऑफ काइटिन। तो हार्ड भी है, नॉन लिविंग भी है, और के नॉट भी, सी नॉट, कैन भी, कैन बी सीन आर टच्ड, और ये नॉन लिविंग इन नेचर होता है। कैन बी सीन एंड टच्ड, और ये नॉन लिविंग इन नेचर होता है। सीक्रेटेड बाय, इसको सीक्रेट कौन करता है? हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एपिडर्मल लेयर्स ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी कौन सा? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आर्थ्रोपोड्स का, उसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस होता है, वो क्यूटिकल सीक्रेट करेगा, कितने लेयर सीक्रेट करेगा, कितने थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आर्थ्रोपोड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन द प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि फिगर है 1.5 मिलियन स्पीशीज है, इसमें तकरीबन 10 से 11 लाख आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें से भी 9 से 10 लाख इंसेक्ट होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स जितने भी ओवरऑल, उन सबका जो एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल कहते हैं। इस एक्सोस्केलेटन की वजह से वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते, इतना हार्ड एंड टफ होता है, ठीक है। और इसी तरह से काम क्या होगा एक्सोस्केलेटन का? प्रोटेक्शन भी होगा, सपोर्ट भी होगा। हमारे एसटीबी बुक में वेरी क्लियर है कि इट डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, डायरेक्टली लोकोमोशन में हेल्प नहीं देता है, पर इसी के साथ इंटरनली मसल्स इनसाइड अटैच होती हैं। जैसे जहां पे हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, जहां पे ज्वाइंट्स होंगे उनके साथ मसल अटैचमेंट के लिए पॉइंट या प्लेस या जगह प्रोवाइड करता है, मसल्स जरूर अटैच होती है, पर डायरेक्टली जैसे इस तरह से जो लोकोमोशन में ये सपोर्ट नहीं दे रहा है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट तो देता है पर लोकोमोशन में नहीं, ठीक है। एसटीबी पॉइंट है, एसटीबी की पॉइंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो एग्जाम्पल वाइज इनको आप याद करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कंपोस्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स, कौन से? जैसे मोलस्कस होते हैं, उनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कौन सीक्रेट कर रहा है? ये भी जैसे फर्स्ट ईयर में मेंटल शेल इज सीक्रेटेड बाय द मेंटल, ठीक है ना। मोलस्कस के 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, आपको पता है, हेड, फुट पोर्शन, विसरल मास, और तीसरा लेयर होता है, थिन लेयर होता है, डेलिकेट लेयर होता है, सॉफ्ट लेयर होता है, उसे मेंटल कहते हैं। यही मेंटल जो है शेल सीक्रेट करता है। जैसे क्यूटिकल को सीक्रेट करने के लिए एपिडर्मल सेल है, और यहाँ पे जैसे खास में मेंटल सीक्रेट्स शेल, केमिकली वो किसका बना होता है? केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसे क्या कहेंगे? क्यूटिकल। किसका बना हुआ है? एक केमिकल है जिसका नेम है काइटिन। ये मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, जो आप ऐसा ऐसा याद करते जाएंगे। और इसी तरह से क्या प्रोवाइड करता है? गिव्स शेप, प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन मूवमेंट। इसकी जैसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो इंटरनल मसल्स हैं, इनर मसल्स हैं, वो अटैच होती है एक्सोस्केलेटन के साथ, तब जो है ये थोड़ी सी जो है मूवमेंट में भी मदद दे सकते हैं। कैसे मूवमेंट में मदद देते हैं? जैसे हमें एक इलस्ट्रेशन भी आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन भी देखते हैं जैसे किस तरह से ये मूवमेंट में मदद देते हैं। लेकिन अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो मसल्स होते हैं इनर साइड या इंटरनल साइड पे, ये एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, और उसके अंदर इनसाइड पे जो है, इनसाइड साइड पे जो है, इनर साइड पे मसल्स होती हैं, जो खास तौर पे जहाँ पे ज्वाइंट होता है, तो वहां पे फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल है। इसी चैप्टर 2 के अंदर लोकोमोशन एंड कॉकरोच एक हेडिंग है, उसके अंदर मौजूद है कि ज्वाइंट के अंदर जो फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मूवमेंट होती है, ठीक है। ये तो पूरी एक इंसेक्ट की जैसे, किसी एक टिपिकल इंसेक्ट की जैसे पूरी डिस्कशन है कि कहाँ पे जैसे एक्सोस्केलेटन होता है पूरी बॉडी के ऊपर है, जैसे
एक्सोस्केलेटन में एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो फिर लोकोमोशन कैसे होती है? वेरी डिफिकल्ट होती है। पर कुदरत ने, नेचर ने इनको क्या दिया है? ज्वाइंट्स दिए, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, इस वजह से एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। प्लस में इनके यहाँ जो मसल्स है वो क्या है? इनर सरफेस में है, जिसकी वजह से आसानी से ये मूव कर सकते हैं। अब देखिए कि ये जो है एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल है। अब क्यूटिकल कैसे सीक्रेट होता है? क्यूटिकल को सीक्रेट करने वाले जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस ही सीक्रेट करता है क्यूटिकल। उसमें आगे तो बहुत ही ज्यादा इसके लेयर होते हैं, जैसे एंडोक्यूटिकल, बहुत ही बड़ा एंडोक्यूटिकल, देन एक एक्सोक्यूटिकल और देन एपीक्यूटिकल। आप देखिए इतना थिक लेयर जो प्रोड्यूस करता है ये क्यूटिकल, जिसकी वजह से इनको हर लिहाज से, हर इन्वायरमेंट से, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से ये इनको प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि इट इज वेरी टफ एंड हार्ड। वो कौन सीक्रेट करता है? ये एपिडर्मिस ही सीक्रेट करता है। और उसके बाद जैसे क्यूटिकल के लेयर होते हैं, क्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपीक्यूटिकल। ओवरऑल हम कहेंगे कि ये क्यूटिकल और किसका बना हुआ है? किसका बना है? केमिकली काइटिन का बना हुआ है। वेरी टफ एंड हार्ड होता है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे एसटीबी बुक की, कि जिस तरह से कोई एक स्केलेटन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि एक स्केलेटन है, एक पीस है, नहीं है। क्यूटिकल इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्केलेटन डिवाइडेड इनटू प्लेट्स और पार्ट्स। जैसे अभी आपने इंसेक्ट की बॉडी देखी, उसके अंदर 3 मेन डिविजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होते हैं, अलग अलग पार्ट। थोरैक्स के अंदर आप देखें अगेन जो है सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट है, 3 डिवीजन है। एब्डोमेन की अलग अलग डिवीजन है। अगर इतना हार्ड एंड टफ होता है, एक सिंगल प्लेट होती, तो इसमें लोकोमोशन पॉसिबल नहीं होती। तो इसकी बॉडी डिवाइडेड इनटू प्लेट्स और पार्ट, सिंगल कोई कंपोनेंट नहीं है। प्लस में इनके यहाँ क्या है? ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बॉडी इनकी सेगमेंटेड है। नेचर की तरफ से देखो कितने उनको बेनिफिट दिए गए। जस्ट अगर एक एक्सोस्केलेटन टफ होता तो कभी भी ये एनिमल मूव नहीं कर सकता। बॉडी सेगमेंटेड है, जैसे थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट है, इनसाइड की थोरैक्स के अंदर। मसल्स कहाँ अटैच है? मसल इनर सरफेस पे अटैच है। इस वजह से ये आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे एक कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी है। इस एक्सोस्केलेटन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन नेचर है। जैसे एडवांटेज में ये है कि जैसे ये प्रोटेक्शन देता है। डिसएडवांटेज में ये क्या होता है कि लिमिट्स द साइज ऑफ आर्थ्रोपोड। इतना एक टफ हार्ड स्केलेटन मौजूद है, तो फिर देन आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उसका भी नेचर ने एक बैलेंस दिया है कि उनमें इक्डाइसिस और मोल्टिंग होती है, शेडिंग होती है और न्यू वन बनाते रहते हैं। ठीक है, मोस्ट लैंड लिविंग प्लस फ्लाइंग इंसेक्ट तो वो छोटे होते हैं, तो उनमें उनको जैसे लाइक मूव करने में इतनी मुश्किल जैसे यकीन थोड़ी नहीं होती है। पर जो ऐसे इंसेक्ट जो लार्ज है या हेवी है, तो उनकी लोकोमोशन जो यकीनन जो है मुश्किल हो जाती है। इतना एक हैवी थिक बड़ा और इतना टफ अगर एक्सोस्केलेटन हो तो उनकी लोकोमोशन मुश्किल होती है। लैंड लिविंग हो या फ्लाइंग इंसेक्ट हो, वो संभाले उड़ सकते हैं। पर जो हैवी जिसके एक्सोस्केलेटन हो, देन उसमें मूवमेंट मुश्किल होती है। तो फिर मूवमेंट का इशू कैसे हल हुआ? जॉइंटेड लेग्स की मदद से, और विंग्स भी आ गई। और ग्रोथ का मसला कैसे हुआ? ग्रोथ का मसला हल हुआ इक्डाइसिस या मोल्टिंग की मदद से। तो ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है, ये डिसएडवांटेज है। तो ये क्योंकि ये नॉन लिविंग होता है, नॉन ग्रोइंग होता है, ग्रोथ रुक सकती है, इतना टफ और हार्ड स्केलेटन होगा। पर ये एनिमल आपको पता है कि ग्रो ही होते रहते हैं। कैसे ग्रो होते रहते हैं? शेडिंग ऑफ आउटर स्केलेटन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वन विद इंक्रीज इन साइज, प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग और इक्डाइसिस। कितनी बार? 3 4 5 6 बार मोल्ड करेंगे और एडल्ट और मैच्योर साइज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेक न्यू वन शेड करेंगे, बट वो थोड़ा सा हर स्टेज में बड़ा बड़ा होता जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। कितनी बार होता है? मेनी टाइम होता है, जब तक एडल्ट तक तकरीबन मोस्टली 4 से 6 बार होता है। और हर बार जैसे एक नया बनेगा तो उस वक्त थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और उस वक्त उसको प्रीडेटर खा सकते हैं। कैसे? एक इलस्ट्रेशन देखने में, जैसे ये मोल्टिंग हुई है एक इंसेक्ट की जैसे मोल्टिंग हुई है। ठीक है, मोल्टिंग हुई है, ये अब न्यू है, इसके बाहर कोई इतना एक्सोस्केलेटन नहीं है, अब इसको कोई खा सकता है। इसलिए अपनी जो है ये जो एक्सोस्केलेटन को शेड कर दिया है,
हालांकि विंग्स वगैरह भी थी, पर अब ये नया हो गया तो अब ये इतना एक्सोस्केलेटन टफ नहीं, इसको प्रीडेटर खा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद फिर ये साइज में इंक्रीज होती जाएगी। पहले छोटे होते हैं, देन थोड़े बड़े होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच या छह बार, चार से छह बार जनरली बोल्टिंग होती है और वो मैच्योर आ एडल्ट साइकिल हो जाता है। ठीक है, कल से हमें एंडोस्केलेटन ठीक है।